पहला टॉपिक है अपना, बढ़िया ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, कूलम्ब्स लॉ। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लो, कूलम्ब्स लॉ। मेन हेडिंग अपने कूलम्ब्स लॉ डाल लिया है। यही कूलम्ब्स लॉ कभी कभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी का नाम कभी कभी वो लोग बोल देते हैं कि ड्राइव करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर कूलम्ब्स लॉ पूछा जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए या कूलम्ब्स फोर्स पूछा जाए, ठीक है ना, या तो कूलम्ब्स लॉ पूछ लिया जाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ लिया जाएगा या कूलम्ब्स फोर्स पूछ लिया जाएगा, तब आपको तीनों के लिए सेम डेरिवेशन को ही ड्राइव करना है, ठीक है ना। तीनों के लिए है, कूलम्ब्स लॉ पूछा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जाए, कूलम्ब्स फोर्स पूछा जाए, सेम डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है। अच्छा, ये सर हम आगे फोर्स पे, बट फोर्स क्या होता है, कैसे हुआ, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था कि जो लाइक चार्जेस है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। लाइक चार्जेस क्या करते थे, रिपल करते थे, याद है पुरानी वीडियो को, है ना। लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। अनलाइक चार्जेस क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और बेटा, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, है ना। मतलब रिपल करना मतलब एक प्रकार से क्या बोल रहे थे, मेरे से दूर जाओ, है ना। एक प्रकार से वो पुश कर रहे थे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा था, पुश कर रहा था कि मेरे से दूर जाओ, पुश कर रहा था। और अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे थे, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे कि मेरे पास आ जाओ। निकल रहा है और नहीं तो इसमें लगा देना, ठीक है। हाँ जी, तो अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि भैया मेरे पास आओ। अब वो जब अट्रैक्ट करेंगे तो किसी फोर्स से तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना, उसके ऊपर कुछ या तो पुश करेंगे या अपनी तरफ पुल करेंगे, उसको खींचेंगे, दो में से एक काम करेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो वहां पे हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो फोर्स है वो किसने दिया था, तो एक वो साइंटिस्ट थे कूलम्ब्स, उन्होंने बोला था मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये कैसे चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लगता है, कितना फोर्स होगा जिससे वो अट्रैक्ट करेगा या कितना फोर्स होगा जिससे वो उसको रेपल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स फोर्स पढ़ते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो, ये है अपना कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बात है हमारी 1785, है ना, 1785 की बात स्टोरी है। 1785 में कूलम्ब्स ने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे कुछ ऐसा करता हूँ। तो इन्होंने बोला था कि अपन ना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था चार्ज और मास, है ना, चार्ज और मास क्या होता है, अपन ने क्वेश्चन भी किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी लास्ट वीडियो में अपन ने करा था, है ना। जैसे पढ़ा भी था अपन ने कि भैया चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये कुछ अपन ने कंसेप्ट समझा था। तो कूलम्ब्स ने बोला था कि अगर दो मास है, कूलम्ब्स ने बोला था कि हमको पता है कि अगर दो मासेस होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी समझो, है ना, जब मैं बोलूंगा लिखने को तभी लिखना, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमको पता है ऐसा कुछ होता है, F इक्वल टू या Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो इसमें उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों मासेस के मल्टीप्लाई के। एक तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूं तो फोर्स है जो मासेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज देख ली थी, कहां से, ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो इसी को बेस बनाते हुए, न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स को बेस बनाते हुए कूलम्ब्स ने अपना फोर्स दे, अपना एक कूलम्ब्स लॉ दे दिया था, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दिया था, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था। अब है क्या एक्चुअल में फोर्स क्या है, तो वो अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो वो समझते अपन कि कूलम्ब्स फोर्स था क्या एक्चुअल में। हेड डाल लेना, हेड डाल लो। पिछले तो अपन कर लिया था ना, मैंने चार्जेस वगैरह कर लिया था उसके बारे में, है ना। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कूलम्ब्स ने बोला था, ऐसा बोला था उन्होंने बोला इफ टू चार्जेस, ऐसे सेम टू सेम लिखना, जैसा मैं लिखवा रहा हूं एज इट इज लिखते हैं ना, ठीक है। इफ टू चार्जेस आर, इफ टू चार्जेस आर मत लिखो ना,
वो उसका लैंग्वेज सही नहीं आएगा। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ये भी अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हम चार्ज को जनरली या तो स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर, if two charges Q1 and Q2 are placed, दो चार्ज ले लिया हमने, एक ले लिया Q1 और एक चार्ज ले लिया हमने Q2, are placed at a distance, उन दोनों का हमने कुछ दूरी पर रख दिया, at a distance r। तो मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ये मान लो एक चार्ज हमारे पास Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास ये है Q2। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो चार्ज होंगे ना, ये जो कूलम्ब्स लॉ, पूरा जो कूलम्ब्स लॉ है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए, है ना। पॉइंट चार्जेस क्या होता है? पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि उसका डायमेंशन बहुत कम होना चाहिए, उसका शेप साइज बहुत कम होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा होता है, ऐसे। क्या ऑन करना है, कर लो। तो दोनों चार्जेस Q1 और Q2 है, इनके बीच का कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया अपन ने? r। तो यहाँ पे अपन देखना है दो चार्जेस Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो जैसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था कि जो फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था, वैसे ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, देन F जो होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लाई के। दोनों का चार्जेस कितना था? Q1 था, इसका चार्ज Q2 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया उसके प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठंड तो नहीं लग रही? दूसरा जैसे वहां पे बोला था न्यूटन से ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बोला था? दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम यहाँ पे भी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। जैसे हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, है ना, आप लिख देना। देखो अपन ये क्यों लिख रहे हैं पहले तो ये समझ लो। ये अपन ऐसे लिख के आना है क्योंकि एग्जाम में तो मान लो डेरिवेशन आएगा, तो डेरिवेशन में तो भैया प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा, तो इसी तरीके से लिख के आना, ठीक है। अपन कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो F एक प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्या? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये आ गया हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये क्या है? प्रोपोर्शनल का साइन है। हमको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं एक क्या आता है? कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो F इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, K आ गया, तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K क्या है यहाँ पे? तो लिख लेना भैया यहाँ पे K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। स्मॉल के रहता है ना ये, अगर ये आपको कैपिटल दिख रहा है तो इसको स्मॉल बना लेना। अगर आपको लग रहा है कि स्मॉल कैपिटल हो गया तो स्मॉल की बना देना। स्मॉल की इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का, लेकिन इसका वैल्यू भी है। क्या होता है इसका वैल्यू? स्मॉल के का वैल्यू होता है, बताओ, नहीं पता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है इसका वैल्यू के का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं और कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो इसका वैल्यू हो गया, बट इसके साथ साथ इसका यूनिट भी होता है। देखो कुछ कांस्टेंट का सिर्फ वैल्यू होता है, यूनिट नहीं होता, बट कुछ कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है, साथ साथ उसका यूनिट भी होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, यहीं से दिमाग लाओ ना, रटना नहीं कोई भी चीज, समझो। इसका यूनिट निकालना है हमको, तो इसको यहीं रखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। कैसे? देखो, रटना नहीं, समझना। इसको यहीं पे रख रहा अपन, तो इधर ले गए, तो F इंटू r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा। और Q1 Q2 अपन में चले आएंगे, तो ये Q1 Q2 हो जाएगा। अब इतना तो हमको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। r क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, ये अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, चार्ज का यूनिट क्या पढ़ा था? कूलम। हाँ, तो 2 कूलम है इसलिए कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया। बड़े मच्छर आ रहे हैं इसमें तो यार। तो K का वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे?
चलिए इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 1/4πε0, और यहाँ पे क्या गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एग्जैक्टली जो न्यूटन हमारा न्यूटन नहीं, एग्जैक्टली कूलम्स फोर्स है वो ये बन के आ गया F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गया, फोर तो आपको पता है, पाई भी पता है, ये क्या आ गया, नया एक टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो इसको देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे। हाँ तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे स्टाइल लगा के लिख लेना इसको। हाँ एप्सिलॉन नॉट इज अ क्या है, परमिटिविटी, इज अ परमिटिविटी ऑफ व्हाट, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल सकते हो आप इसको, या इसी को आप एयर भी बोल सकते हो, या इसी को आप वैक्यूम भी बोल सकते हो। एम डबल एम होता है मेरे ख्याल से, वी डबल सी यू डबल एम, सिमिलर लेंगे ना, वी ए डबल सी, हाँ क्या लिख दिया मैंने, सी यू यू एम होता है ना, क्यों वी ए सी यू यू एम। तो ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की और वैक्यूम की। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की, तो इसके वैल्यू याद रख लेना, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कभी क्वेश्चन में, या इसकी यूनिट पूछ ली जाएगी, इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो कितना बताया, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अच्छा चलो अभी ना, अब मैं आपको दे रहा हूँ, बढ़िया वीडियो पॉज कर लेना, इसकी यूनिट निकालनी है अपन को, एप्सिलॉन नॉट की क्या निकालनी है अपन को, यूनिट निकालनी है। मैं स्लाइड चेंज नहीं करता, करूँ क्या स्लाइड चेंज, निकाल के दिखाओ इसकी यूनिट, वीडियो पोस्ट करके इसकी यूनिट निकाल के दिखाओ, तुम लोग अभी निकाल के दिखाओ, तुम तो वीडियो पोस्ट करोगे नहीं, है ना, करो निकालो, वो मैं एडिट कर दूंगा उसको, टेंशन, तुमने तो डायरेक्ट निकाल रखी है ना, कैसे निकालोगे, चलो तो इसकी देखो, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा क्या k इज इक्वल टू क्या गया था, 1/4πε0 आया था, और k का यूनिट पता था हमको, k का यूनिट क्या था, k का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0। 4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भैया जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर, मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो याद रखना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो याद होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका यूनिट भी याद रखना, कितना होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, याद रखना इसको, पॉइंट लगा दो या डैश लगा दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू। हाँ तो कभी कभी इसका वैल्यू पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट का होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो वो बन जाएगा आपका के का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो कैसे बनेगा, यूनिट तो है हमारे पास, क्या है, कूलम स्क्वायर, तो कूलम मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, क्या होता है a इंटू टी, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन, ये इक्वल लगा है ना, अपॉन न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है, फोर्स है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन mLT-2, ऐसे ब्रैकेट में लगा लेना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना अपन, और मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होती है, लेंथ, तो l स्क्वायर, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, तो देखो m तो अकेला ही है ना, तो ऊपर जाएगा तो m की पावर हो जानी -1, ये l स्क्वायर है और ये l है, तो ये l क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -2 है, ऊपर जाएगी प्लस का 2 हो जाएगा, और 2 पहले से है तो 4, और ये तो यही है और ये तो है नहीं कुछ, तो ये हो जाएगा। तो ना रटने से अच्छा समझ लो, जैसे मान लो भूल भी जाओगे तो आप इसको इजीली आप निकाल पाओगे, और अगर रटे हो समझा नहीं तो फिर वो गया, नंबर गए अपने, है ना। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2। a क्या होता है इसमें, ये होता है एम्पियर करंट, t होता है टाइम, है ना,
एल होगा लेंथ और एम क्या होगा यहाँ पे, मास। तो मास, लेंथ, टाइम और एम्पियर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि के का बताओ, आप के कहाँ गया, ये के, तो इसका बताओगे तो जो उसकी वैल्यू आ रही है ना, सेम यही होगा, बस उल्टा हो जाएगा। जैसे m की पावर -1 थी तो उसमें +1 हो जाएगी, क्योंकि 1/1 का तो अंतर आ रहा है। l की पावर -3 की जगह +3 हो जाएगी, t की पावर -4 और a की पावर -2। ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लेना, चलो वो चीज मतलब नहीं लिखाने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा उसका। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, अगर नोट करना है तो जल्दी से यहाँ से नोट कर लो, मैं तो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अगर नोट करना तो यहाँ से नोट कर लो। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया था कि हमारा ये जो फोर्स का फॉर्मूला बना था उसमें क्या बन गया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ना, और वो पर्टिकुलर मीडियम क्या है, या तो एयर होगा, उसी को हम वैक्यूम बोल सकते हैं, या उसी को हम फ्री स्पेस मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो ये। अब मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, मीडियम चेंज कर दिया, जैसे वाटर कर दिया या ग्लास कर दिया, ग्लास मतलब कांच वाला ग्लास, तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए हाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, तो उसको समझ लेता है, पर एप्सिलॉन होता क्या है ना। तो उसके लिए अपने पास नया एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं, अरे इरेजर, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हेडिंग डाल लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का नाम समझ में आ रहा होगा। रिलेटिव क्या करता है, किसी रिलेट करेगा, जैसे संबंध, रिलेशन होते हैं, ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी दो मीडियम के, दो अलग अलग टाइप के मीडियम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही नाम है, बस उसको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये मत लिखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, अब समझना अंतर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो तुम इसको इससे कंफ्यूज हो जाओ, इससे। ये नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, ये स्मॉल की है, ये सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल के वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, और जहां कंफ्यूज हुए बस दुर्घटना वहीं घटती है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ये जो सिंबल है ना, ई जैसा दिख रहा है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिख दो आप, दोनों के लिए लिखना है, इट इज डिफाइंड, लिखो इट इज, लिखते आओ साथ साथ, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity, ratio of permittivity of medium, of any medium लिख दो, of any medium, of any medium to permittivity of, to permittivity of free space। याद रखना, फ्री स्पेस हो, एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों की बात सेम है, नहीं तो पूछा फ्री स्पेस है आप कंफ्यूज हो, दोनों सेम। हाँ, मीनिंग दोनों का सेम आएगा, फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, बस कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा। क्या है फॉर्मूला, दोनों के लिए लिखवाता हूं, के या साथ में इक्वल एप्सिलॉन आर। अब देखो दोनों की चीज में इक्वल लग गया है, मतलब दोनों क्वांटिटी कैसे होंगी, सेम होंगी, तभी तो इक्वल लगाया मैंने, है ना। इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनता है देखा है, क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, क्या लिखा है, रेशियो लिखा है, किसका रेशियो लिखा है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी को हम सिर्फ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, समझो यहाँ पे, मीडियम की परमिटिविटी को हम, कोई सा मीडियम, या तो नाम लिख देना, लेकिन अभी मीडियम का नाम तो बताया नहीं हमें, तो एप्सिलॉन। ठीक है, और अपॉन में क्या बोला है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन। समझ में आ गया। तो के हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या एप्सिलॉन आर हो, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी हो, उसका फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, चलो तो यहां से अगर हमारे पास, हमें मान लो जैसे ये फोर्स का फॉर्मूला था, ये एप्सिलॉन नॉट था, फ्री स्पेस के लिए था। अब मान लो हमें कोई एक मीडियम दे दिया, उसके लिए लिखना है हमको, तो क्या करेंगे हम, तो यहां से हम अगर निकालना चाहें तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, क्या देखना, ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो हम ये नहीं है, एप्सिलॉन आर नहीं ले रहे हम, के ले रहे हैं, चलो लिख ही देता हूं मैं,
लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गए। अगर मान लो हमने k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी थी। एप्सिलॉन मींस व्हाट? एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है अपन को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी मीडियम की अगर हमें निकालनी है परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगी? के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। क्लियर? अब समझो यहाँ पे, अब बाद में नोट, इतना नोट कर लेना। इसके बाद अभी देखो यहाँ पे, अगर अब मैं आपसे बोलता हूं कि फोर्स जो अपन ने निकाला था, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स, तीनों तरीके से आपको नाम ले सकते हो। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना। अगर फोर्स है इन मीडियम, किसी मीडियम के अंदर है और उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो F इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं रखना, अब क्या रखना है? एप्सिलॉन रखना है। और Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, अब मान लो आपसे हम बोल दे कि इसको कंपेयर करो जो ओरिजिनल हमारे पास फोर्स था। ओरिजिनल फोर्स मींस इस वाले फोर्स से कंपेयर करो। ये फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, या फिर अरे भाई मेरे, ये वाला फोर्स बड़ा है। कौन सा फोर्स बड़ा? कोई बात नहीं, है हमारे पास। एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली थी अभी हमने, क्या निकाली थी? k इंटू एप्सिलॉन नॉट। निकाला था या नहीं निकाला था? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, एक सेकंड, k इंटू, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था? k इंटू एप्सिलॉन नॉट आया था। देखो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या निकाल लिया था? k इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया था, तो एप्सिलॉन की वैल्यू लिख दी k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R। हो गया? तो आप देखो क्या कि अगर इस k को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये 1/q हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? ये मीडियम का फोर्स है, इसलिए अपन इसको मीडियम मान लेते हैं। मीडियम का फोर्स है ना, ये मीडियम का फोर्स है। और ये किसका फोर्स है? एयर में, जब एयर था मीडियम हमारा। तो देखो भैया बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है? मीडियम वाला फोर्स बड़ा है या एयर का फोर्स बड़ा है? तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम मीडियम का फोर्स निकाल रहे हैं तो वो जो एयर वाला फोर्स था, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, उसको हमने k से क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। k से क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं या किसी मीडियम के अंदर फोर्स निकालते हैं तो वो फोर्स कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये एग्जांपल समझो, अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 है, ये कहाँ पे है? एयर में, तो इन पे जो फोर्स लग रहा होगा, और अब हमने इनके बीच में रख दिया क्या? मान लो कोई मीडियम रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, तो ये फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? कम। हाँ, और कितने कम हो जाएगा? जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? हाँ, तो ये अपन पढ़ लिया। अब अपन करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। तो फोर्स एक बार देख लेते हैं, फोर्स का फॉर्मूला जल्दी से फटाफट। ये फॉर्मूला है क्या? दिमाग आंख बंद करो, बोलो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। हो गया है फॉर्मूला। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, बढ़िया वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं बाद में करूंगा। बता देता हूँ क्या निकालना है आपको। इसमें सिंपल फॉर्म क्वेश्चन है, फोर्स फाइंड करना है। दो चार्ज स्फीयर दे रखे, एक पे इतना चार्ज है, दूसरे पे इतना चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। बढ़िया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। हो जाओ स्टार्ट। चलो तो हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। तो करते हैं इसको अपन अब सॉल्यूशन, ठीक है। आप मैच करते जाना कि आपने कहाँ पे गलती करी है, ठीक है। जो भी गलती हो उसको आप पॉइंट आउट कर लेना कि हाँ ये गलती की है, और आज डिसाइड कर लेना ये गलती इस बार कर ली, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम ये गलती नहीं करने वाले, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन आप लोगों ने डायरेक्ट करा होगा, अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, फुल मार्क्स अपन को चाहिए, तो वो तरीका देख लो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको गिवन तो लिखना ही होता है गिवन में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, इसमें Q1 Q2 तो नहीं दे रखा ना, तो आप इसको मान लो। पहले वाले चार्ज को आपने मान लिया Q1 है, तो टीचर मान गया, हाँ टीचर खुश, अच्छा बेटा ये Q1 है, ठीक है, टीचर को समझ में आ गया
कि Q1 आपने माना है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 को और कूलाम, और Q2 माना है आपने 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 को। टीचर ने पहली नजर में टीचर को लग गया। हाँ, अब टीचर को पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मतलब R। अच्छा एक चीज समझ लो, R से आप लोगों ने छोटे से याद करके आ रहे हो, R का मतलब रेडियस। तो R का मतलब रेडियस हर बार नहीं होता, यहाँ पे R जो है डिस्टेंस है किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, 30 सेंटीमीटर। अब मोस्टली लोगों का गलत होगा ये आंसर। क्यों गलत होगा मोस्टली होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रख के सॉल्व करती हो, मीटर में चेंज ही नहीं किया। देख लो अपनी अपनी गलती। याद रखना, हम हमेशा एसआई यूनिट में आंसर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? एसआई यूनिट में। और एसआई यूनिट में अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट में देखा था। यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। देखो कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है ना, तो ये 100 कहाँ जाएंगे? डिवाइड में। तो 1/100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसी 100 को ऊपर ले आएंगे तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाए। बस अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो फॉर्मूला लगाना, फिर लिख देना वी हैव, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। वी हैव एफ इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला है, क्या है आपके पास? के Q1 Q, हाँ ठीक है हुआ। वी हैव क्या लिखूं, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इसके एक स्लाइड देख लो मैं, है क्या नहीं है, मैंने ऐड नहीं करी स्लाइड। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें अपन वैल्यू पुट कर ले, सॉल्व कर लेते। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, देखना यहाँ पे। तो एफ इज इक्वल्स टू, ये के का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, और फालतू में 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया है तो कोई बात नहीं है ना, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे सर हमने तो नहीं सोच पाया, तो कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है उसकी फाइनल वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो फाइनली आपको ये लिखना है इंटू Q1 कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, Q2 दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करना है, तो 6 हो जाएगा, 3 2 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, याद रखना मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे। तो -7 और -7 हो जाएगी माइनस का 14, और अपॉन में कितना है आर, आर कितना है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी करना है, नहीं तो स्क्वायर करना भूल जाओ। ठीक है, चलिए तो एफ इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, एफ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई मत करना 9 और 6 का, है ना, मत करो मल्टीप्लाई, बस लिख लो 9 इंटू 6 इंटू, ये 9 है प्लस का और ये माइनस का 14 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, गिन लेना भैया, 9 के बाद 10 11 12 13 14 4, तो माइनस का 5 अपॉन में, ये देखो एक 0 है प्लस का और ये 10 की पावर माइनस 2 है, तो क्या बचेगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये एक प्लस का और ये अपॉन में 100 है तो एक कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो याद रखना प्लस का 2 नहीं आएगा, 10 की पावर माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, 9 से ये 9 कट गया, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, अगर आप कर दो तो कोई बात नहीं। हाँ, -1 का स्क्वायर किया तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर, हाँ क्या हो रहा है 6 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, और यूनिट क्या होती है फोर्स की, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, दैट्स इट। खुद सोचो कि अपन आंसर दे पा रहे हैं उसका या नहीं दे पा रहे हैं ना, जी क्या हो रहा है कुछ भी, तो एफ इक्वल टू बता रहा है, देखो फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, हो गया ना, लिखना है या खुद से करोगे घर पे, खुद से करना, मेरे ख्याल से खुद से करना, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, सम लिखा है, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल चार्ज दे रखा था, इसका इतना उसका इतना, लेकिन इसमें आपको दोनों चार्जेस का सम दे दिया है ना, तो गिवन करके पहले तो ये लिख लो कि इसमें दिया क्या है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो इसमें Q1 और Q2 का सम दे रखा है, मतलब Q1 प्लस Q2 सम, हाँ नहीं Q नेट होगा, लेकिन अपन को तो यहाँ पे Q नेट से मतलब नहीं है, अपन को तो Q1 चाहिए और Q2 चाहिए, फॉर्मूला लगाना, बिल्कुल सम मतलब नेट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, इंडिविजुअल Q चाहिए और इंडिविजुअल Q2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको Q1 Q2 दे रखा है 7 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब याद रख लो, अभी से दिमाग में बिठा लो,
माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ये दे रखा है। तो अच्छा अपन एक काम करते हैं, इतने पे लेते, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर मान लो मैंने मान लिया Q1 x है, x माइक्रो कूलम है, तो क्या Q2 जो होगा वो 7 - x माइक्रो कूलम नहीं हो जाएगा क्या? देखो इन दोनों का सम 7 ही तो हो जाएगा। छोटे से पढ़ के आ रहे हैं 9th-10th में, दो चीजों का सम दे रखा हो तो एक को x मान लो, दूसरे को वो जो वैल्यू है उसमें -x कर लो, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मेरे पास तो हमारे और तुम्हारे पास 20 रुपए और मेरे पास 15, तो तुम्हारे पास कितने? 5, कैसे निकाल दिया? अगर मेरे पास जो 15 है तो 20 में से 15 माइनस कर दिया। तो अगर एक के पास x है, टोटल 7 है, तो 7 में से x माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये मान लिया। अब देखते हैं दे रिपल ईच अदर, इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होने वाले हैं। फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे दिया आपको? 1 न्यूटन, तो फोर्स लिख लो आप 1 न्यूटन। आगे देखते हैं, व्हेन कैप, वही डिस्टेंस सेम दे रखी है आपको, r 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब फिर से बता देता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको अगर r और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। बस आगे तैयार हो गए हम लड़ने के लिए। क्यों भाई, क्या कर रहे हो तुम ये बार बार, कहाँ से आ रहा है ये? हाँ, अब वी हैव फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हमारे फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से तुम लोग खुद ही कर लोगे। एफ इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। थोड़ा मैं कराता हूँ, उसके बाद खुद से कर लेना। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी? फोर्स 1 न्यूटन, तो ये 1 लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको इरेज नहीं होगा क्या? ये लाइन, ये जो लाइन आ गई इरेज नहीं होगी क्या? तो वही एफ इक्वल टू, ये वाली मत करना, लेकिन एफ इक्वल टू 1 हो गया। के का वैल्यू हमको पता है, कितना पता है? हाँ, बोला करो बीच बीच में, याद तभी होगा। Q1 कितना है? x है, लेकिन x का क्या लिखा? माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो x इंटू 10 की पावर -6। हाँ, माइक्रो को इस म्यू से शो करते हैं। और Q2 दे रखा है 7 - x सॉरी, तो 7 - x इंटू 10 की पावर -6, और अपन में कितना? r कितना दे रहे हैं? 3 इंटू 10 की पावर -1, 3 इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखना मत भूलना। जैसे एम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू, देख लेते हैं अपन 9, नंबर देख लेते हैं। 9 आ गया, इधर से x आ जाएगा, इधर से हमारा 7 - x आ जाएगा, ये नंबर हो गए। अब 10 की पावर देख लेते हैं, -6 -12 और प्लस का 9, कितना बचेगा? -3। अपॉन में कितना आ गया? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ये मत बोलना कि सर -1 की पावर तो इवन है तो प्लस का 2 आना चाहिए था, इसमें से मल्टीप्लाई होता है, -1 इंटू 2। 9 से 9 काट दिया अपन ने, है ना, और 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाते हैं तो कितना बचेगा? 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इंटू 7 - x इंटू -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 की पावर -1, मतलब 1/10, 1/10 हो गया। 10 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1/10, तो 1/10 इधर चला जाएगा, तो उसको मैं अगली स्लाइड में ऐड कर देता हूँ। कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा। ये पहले तो मैं लिख लेता हूँ पीछे क्या दिया था, पीछे ये आ गया था 1 इज इक्वल्स टू x इंटू 7 - x इंटू 10 की पावर -1, ये आ गया था। 10 की पावर -1 को नहीं यहाँ लेके जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 7 - x, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगी आपकी। 10 इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, माइनस का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -x स्क्वायर यहाँ लिया और प्लस का x स्क्वायर, प्लस का 7x गया, माइनस का 7x, प्लस का 10 है, इक्वल टू 0। फैक्टर्स तो कर लोगे इसके, दो नंबर्स इनका मल्टीप्लाई 10 चाहिए, +-7 कितना होगा? -5 और -2। इसका, हाँ इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब x का वैल्यू आएगा या तो 2 माइक्रो कूलम या फिर 6 लिख देना, सॉरी ये सब मैथ्स है, इसके बाद मैथ्स है ना, मैथ्स तो मैथ्स वाले सेक्शन में करना। तो x इक्वल 2 माइक्रो कूलम आ गया या फिर क्या आ गया? 5 माइक्रो कूलम आ गया। तो एक चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम का, तो दूसरा चार्ज होगा 7 - 2 5 कूलम का, तो बस है लिख दो, देयरफॉर चार्जेस आर, निकालना यही था ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो बस लिख दो देयरफॉर चार्जेस आर 2 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम। अभी मत बोलना सर x की वैल्यू तो यहाँ 2 आएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू माइक्रो कूलम में मानी है ना, इसलिए। कब
ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो हमको यहाँ इसलिए मैं लिख दिया था स्टार्टिंग में कि किसको हमने क्या माना है। अगर मान लो वो बोल देता कि भैया एक ही चार्ज निकालो, तो फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा चार्ज है ना, जैसा भी होता। ठीक है, चलो जल्दी से इसको यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। हाँ चलो, तो ये भी नोट हो गया अपना, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अच्छा, अपन ने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि जो कूलम्ब्स फोर्स बना था वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स को टारगेट करके बना था। तो ये क्वेश्चन ये आपके सामने कभी कभी आ जाता है, ये क्वेश्चन ही है एक प्रकार से, व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आप कैसे करो, एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो कूलम्ब्स फोर्स, एक साइड लिखो आप कूलम्ब्स फोर्स, और एक साइड आप क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो भी बता दूंगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों लाइन लिख लो जल्दी से यहाँ पे, एक साइड कूलम्ब्स फोर्स, एक साइड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा लाइन लिखो। और पहला पॉइंट, चलो देखो कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, अभी हमने देखा था लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कूलम्ब फोर्स कैसा है, अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपल भी कर सकता है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन, हाँ बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनके पास हैवी मास होता है ना, मतलब मास होता है, हैवी मास भले ही ना हो लेकिन मास होना चाहिए। तो ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये कभी रिपल नहीं करता है ना। ऐसा नहीं होता है आज सूरज देवता का मन हुआ, नहीं धरती को रिपल कर दिया, पता चला वो तो चली आई धरती, तो एकदम से अट्रैक्ट कर लिया, घुस चली गई अंदर, ऐसा नहीं होता। तो पहला तो रीजन यही है डिफरेंस का, तो आप लिख दो इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव कब होता है, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, है ना। हाँ, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव कब होता है, जब सेम चार्जेस होते हैं या लाइक चार्ज होते हैं। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो ऐसी है, कभी अट्रैक्ट कर ले, मूडी इंसान है ना, मूडी इंसान ऐसे होते हैं, जब उनसे मजाक करो तो वो नहीं, वो तुमसे मजाक करेंगे तो वो बहुत हंसेंगे, और जब तुम उनसे मजाक करने जाओगे तो वो खिस्से जाएंगे, और अगर धोखे से तुम्हारा बड़ा भाई है बड़ी बहन है तो तुम्हारी पिटाई हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा, हमेशा इसकी एक ही प्रकृति है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। लिखते जाओ उसको साथ साथ, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। आ सकता है आपको 2 मार्क्स में, मेरे ख्याल से ये आया भी एक आदमी, अगर आया है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज पढ़ाते नहीं, है ना। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। दूसरा, हाँ जी बिल्कुल, अभी हमने देखा था कूलम्ब्स फोर्स में जब एयर था तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, जैसे मीडियम रख दिया था वो एप्सिलॉन हो गया था, F/Q हो गया था, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो लिखेंगे अपन इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये डिपेंड करता है, इट लिखते जाओ, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ब्लैक ब्लू पेन ले लेना साथ में, है ना। और दूसरा, ये कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये ऐसा नहीं होता कि भैया अगर हम हवा में है तो हमें धरती अलग ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी, पानी में कूद जाए तो अलग अट्रैक्ट करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। वो पानी का फ्रिक्शन है ना, जैसे कहा कि आप बोलोगे सर ऐसे गेंद तो अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो वो अलग जाएगी, लेकिन पानी में फेंकते तो वो स्लो हो जाती है, तो वो स्लो हो गई पानी के फ्रिक्शन की वजह से ना, पानी अपोज कर रहा है इसलिए। तो लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, नोट करते जाओ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। तीसरा, इसमें जो कांस्टेंट आता है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता, इसमें जो कांस्टेंट आया था, कौन सा कांस्टेंट आया था इसमें, 1/4πε0, ये कांस्टेंट आया था ना, अपन ने ये करा था ना एफ, पक्का ना, ऐसा करा था F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो F इक्वल टू K आ गया था, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है इसका मतलब क्या, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल में देखते हैं तो ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R²। तो यहाँ पे ये जो G होता है ना, इसका नाम ही होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, होता है कि नहीं होता, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो ये आप लिख लो यहाँ पे,
यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है ना, यूनिवर्स में। अब बैठे धरती पे हैं, बात यूनिवर्स की कर रहे हैं। हवा नहीं, ये नहीं होता। जी कभी, कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी चेंज होता है। स्मॉल जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ से ऊपर जा रहा हो, अर्थ के अंदर जा रहा हो तो वो चेंज होगा, लेकिन कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी चले जाना, यूनिवर्स के किसी भी कोने में घूमे आना, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं भैया, नहीं बोलते है ना। हाँ, तो आप लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल, लिख लो। देख लेना प्रोपोर्शनलिटी, TIONALI, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या होती है प्रोपोर्शनलिटी की? पर ये वीडियो चालू भी है कि बंद है? हाँ, ये पता चल पूरी बर्बाद हो जाए। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल, लिखो द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल, SAL है ना, यूनिवर्सल। बट यहाँ का जो कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है, तो यहाँ पे लिख दो आप डायरेक्ट, ऐसे लिख दो, इतना क्या लिखना है, डायरेक्ट लिख दो G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब टाइम कम है, जल्दी जल्दी लिखना है, टीचर छीनने वाला है कॉपी, एकदम से याद आया तो ऐसे लिख दो, है ना। तो G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक और लिख लो आप लास्ट में, 4 पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस। 2 मार्क्स का आएगा, 2 पॉइंट लिखने होंगे, 4 में से 2 तो याद आ जाएंगे अपन को, है ना। हाँ, तो यूनिट के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, यूनिट नहीं, बिल्कुल यूनिट के फॉर्म में लिख दो, या फिर ये याद रखो कि जो हमारा कूलम्ब्स फोर्स होता है ना, वो कैसा होता है। अच्छा ये कूलम्ब्स फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्या लगता है? डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? ये तो मीडियम में चेंज होता ही नहीं है। हाँ, ये तो होता है। नहीं नहीं, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इसके, इसका फोर्स और इसके मीडियम के फोर्स को कंपेयर नहीं कर रहा कि एयर में अलग फोर्स होता है, मीडियम में रखोगे तो अपॉन में हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा, वो अलग बात है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कूलम्ब्स फोर्स, हाँ याद रखना, कूलम्ब्स फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो लिखना हाँ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, लिखो पूरा जल्दी से, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमारा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, ये वीकर होता है, फोर्थ पॉइंट, इट इज, हाँ इट इज वीकर देन कूलम्ब्स फोर्स। अच्छा, आपको अगर भरोसा नहीं हो कि सर ये आप कैसे बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल, इट इज वीकर देन कूलम्ब्स फोर्स। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा हो ना, तो मैं आपको सिंपल से एक फॉर्मूला दे दूंगा, इट इज वीकर देन कूलम्ब्स फोर्स। फॉर्मूला क्या, मैं एक काम कर, हाँ तो अपन देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक अपन ने देख लिया कूलम्ब्स लॉ क्या है ना, और उसको अपन ने देख लिया था, कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स का डेरिवेशन था वो अपन ने देख लिया। कूलम्ब्स लॉ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें भी अपन ने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब इसका अपन वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं, किसका, कूलम्ब्स लॉ का ना। अगर आपके एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, पूछ ले आपका टीचर भैया कूलम्ब्स लॉ तो आपको लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन देनी नहीं है ना, ज्यादा दिमाग पे लोड लोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो अपन को लोड तो लेते नहीं भैया अपन। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बढ़िया ब्लैक पेन से हेडिंग डालू अच्छे से, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसे अपन कंसीडर कर लेते हैं 2 चार्जेस, सेम वैसे ही लिखना है, तो अपन लिखते हैं लेट वी कंसीडर, साथ साथ लिखते जाना है ना, साथ साथ लिखते जाना, साथ साथ लिखने से प्रैक्टिस होगी। लेट वी कंसीडर 2 चार्जेस, ओहो क्या लिख रहे हो सर, ऐसे पढ़ाओगे क्या? लेट वी कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस ले लिया हमने, एक ले लिया Q1 एंड Q2, है ना, दोनों एक दूसरे से एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज Q2 है,
इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया क्या है, r है। अब देखो बच्चा, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या Q2 चुप बैठा रहेगा? Q2 भी तो Q1 पे फोर्स लगाएगा ना। Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अपन मान लेते हैं Q2 Q1 पे फोर्स लगा लो, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको अपन लिख दिया F। किस पे लग रहा है, 1 पे, तो F1। कौन लगा रहा है, सेकंड वाला चार्ज लगा रहा है, तो F1 पे। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 दैट इज चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। चार्ज Q2 के द्वारा चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगाया जा रहा है दैट इज F12। और हम वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये वेक्टर भी लगेगा। सेम Q1 भी Q2 पे चार्ज लगा रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा एक काम करना, Q2 ना नीचे लिखना आप लोग। अब मेरे पास तो इरेजर है, आप लोगों के पास इरेजर नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेना, है ना। हाँ ये होता है टीचर के साथ, एक वो होता है, टीचर आराम से इजीली उसको इरेज कर देते ना, आप लोगों का वो पुचड़म हो जाती है उसमें। तो ये देखो, ये किस पे लग रहा है, Q2 चार्ज पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1। Q1 के द्वारा Q2 पर जो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F21। ठीक है, क्लियर, इतना ये समझ में आ गया अपन को। अच्छा अपन फॉर्मूला लिखते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। फिर Q1 Q2 बिल्कुल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज डिस्टेंस कितना उनके बीच का, R है। अच्छा सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, बट वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो अंतर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, पता है ना आपको, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आर कैप। अब आर कैप सर जा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसको अपन मान लेते हैं आर कैप 1 2, मतलब 1 पर लगेगा और 2 के द्वारा, है ना। तो ये आर कैप 1 2 आ गया। आर कैप 1 2 की डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगी आर कैप 1 2 की डायरेक्शन, आर कैप 1 2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरा फोर्स लिख लेते हैं अपन, ये F12 हो गया, दूसरा फोर्स लिखेंगे F वेक्टर कितना 2 1। इट मींस व्हाट, इट मींस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, चार्ज Q1 द्वारा फोर्स लगेगा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, यहां पर आ जाएगा Q1 देन Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम एज इट इज। बट अब देखो यहाँ पे, अब क्या ये जो फोर्स लग रहा है F21 वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, F12 इस डायरेक्शन में जा रहा था, बट F21 ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसको अपन मान लेते हैं आर कैप और 2 1, तो इसको अपन मान लिया आर कैप 2 1। गॉट इट। अब आप देखो यहाँ पे कि सर आर कैप 1 2 उधर जा रहा है और आर कैप 2 1 उधर जा रहा है, दोनों के बीच में क्या हो गया है, ऐसे आ रहा है, दुश्मनी हो गई होगी, मतलब दुश्मनी नहीं बोलते, बहस हो गई होगी, बहस, बहस नहीं बहस। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं। तो अगर हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, हमने पढ़ा है अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में उसको लाना चाहते हैं तो हम माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, माइनस लगा देते हैं। आपको पता है आर कैप 2 1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो आर कैप 2 1 उस डायरेक्शन में जा रहा था, बट हम चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा ना बच्चों, माइनस का साइन। चलो देखते हैं अपन इसके बाद क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस इसको यहाँ से कर दो, यहाँ से कट कर लेना, यहाँ से कट कर लेना। हाँ तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है विच हैज मैग्नीट्यूड 1, ठीक है ना। बट आप देख रहे हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो वी कैन राइट एज सिंस, हम लिख सकते हैं ऐसा कि सिंस आर कैप 1 2 जो है आर कैप 2 1 के बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम,
अब काम करते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, देखना बड़े काम की चीज आने वाली है। इक्वेशन 2 में आर कैप 21 था, तो वो इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का आर कैप 21 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, देन ये आ जाएगा माइनस आर कैप 1 2। क्लियर, हमने क्या करा, आर कैप 21 की जगह माइनस का आर कैप 21 रख दिया। दिस एम्प्लाइज एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू, ये माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर कैप 1 2। देखो बच्चों अब आएगा मजा, क्या ये चीज जो है वो इक्वेशन 1 जैसी मैच कर रही है, नहीं कर रही क्या, देखो यहाँ पे, ये देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप 1 2 मैच कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F12, इट मींस वी कैन राइट एज F वेक्टर 21 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज F वेक्टर 1 2। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर इस स्टेज पे आने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि Q1 Q2 दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो 5 न्यूटन का है, तो ऑब्वियस सी बात है Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा दैट विल आल्सो 5 न्यूटन, है ना। दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से दो फोर्सेस, Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अंतर कहां आएगा, अंतर आएगा डायरेक्शन में। Q1 Q2 पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है और Q2 Q1 में इस डायरेक्शन में लगा रहा है। क्लियर, समझ में आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो क्या कर सकते, फिर से वीडियो देख लो, है ना, पीछे जाके फिर से एक बार वीडियो देख लेना आप। तब भी मान लो आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट आता है, तो मैं आपको ये नंबर शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इस पे आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं आना चाहिए कॉल करने के लिए, आराम से कॉल कर देना, ठीक है, बोल देना, ऐसा समझना कि मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आराम से कॉल कर सकते हो, लेकिन काम का कॉल करना, ये नहीं बड़ा भाई तो परेशान करने बैठ जाओ, है ना। काम का कॉल करना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो मेरे से कुछ भी। तो ये अगर इस माइनस वाले को हम यहाँ पे लेके आएंगे, देन वी कैन राइट एज F वेक्टर 21 प्लस F वेक्टर 1 2 इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स हमेशा कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो हमारा क्या लगेगा, 0 लगेगा, है ना। नेट फोर्स क्या लगेगा, हमेशा 0 लगेगा। एक बात, दूसरी बात, यहां से कुछ आपके दिमाग में उल जलूल ख्याल आए, उल जलूल मतलब फिजिक्स से रिलेटेड, क्या कि सर ये हमने पढ़ा था एक फोर्स दूसरे फोर्स के बराबर बट माइनस का साइन है, कहां पढ़ा था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में। जब आप उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, जब आप किसी में चाटा मारते हो तो सामने वाला भी आपके चाटा मारेगा ही मारेगा, या कोई आप में चाटा मार देता है तो आप दूसरा गाल मत कर देना, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, गांधी जी का ऐसा बोलना था। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ओके चलो, तो ये समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको, है ना। पीछे जाके यहां से नोट करना स्टार्ट करना, मेरे ख्याल से तो आपको साथ में नोट करना चाहिए, बट आप इसको यहाँ से वीडियो पोस्ट कर लेना, फिर इस यहाँ पर आना, वीडियो पोस्ट करना, नोट करना, देन अपन चलेंगे आगे। अब अपन ये देख लेते हैं कि हमने जो पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट, इसके बारे में कुछ हम स्पेशल पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसे एक तो अभी देख लिया हमने कि कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अब ये कंजर्वेटिव होता है नहीं होता है, ये सब हम देखने वाले हैं, करें। हाँ जी, तो आप हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्ब्स फोर्स, रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेशन। एक काम करो, ऐसा मतलब ऐसे डाल दो, हाँ, तो आप लिखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट, कूलम्स फोर्स, सिंपल। कूलम्स, कूलम बोलते हो, कूलम्स बोलते हो, बोलने में क्या है, आपको मीनिंग सही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स फोर्स, जैसे एक तो भी देख लिया हमने कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो पहला तो आप ये लिख दो, इट फॉलोज। देखो मैं आराम से लिखवा रहा हूँ ना, तो आप आराम से बढ़िया ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करते, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपयोग करके अच्छी राइटिंग में लिखना। इट फॉलोज न्यूटन्स, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, याद भी होगा आपको। अच्छा ये कैसे लिखेंगे हम, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली टर्म्स में लिखते हैं तो आप ऐसे लिख देना, एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस का एफ वेक्टर 2 1। ये भी हमने ड्राइव भी कर लिया था, कहां से ड्राइव किया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। चलो सेकंड वाला देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या हम इसको बोलते हैं कूलम्स फोर्स, वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, तो लिखेंगे अपन इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज व्हाट, इट मतलब क्या है, इट किसको इंडिकेट कर रहा है, कूलम्स फोर्स को, या वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है ना। तो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना, तो जो वर्क होता है, देखो हम जो भी काम करते हैं वो किसी फोर्स के थ्रू ही करते हैं, है ना, हमारे अंदर एनर्जी होगी उसके थ्रू हम काम कर पाएंगे। तो ये फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। जब भी हमारा कोई फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या बोला मैंने, फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है नेचर में, हेंस हेंस वर्क hence work done by this force does not depend on path, does not depend on path। पाथ का मतलब रास्ता, है ना। आप इस फोर्स से जो भी काम करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो भी काम होगा, जो भी वर्क होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो पॉइंट हमने देख लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। अच्छा ये जो हमारा हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, तो आप लिख देना इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। पॉइंट चार्जेस मींस व्हाट, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हुए ना, तो इनके लिए होता है। फोर्थ वन लिखते हैं अपन इसके अंदर। देखो जो कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उसकी रेंज तो बहुत अच्छी खासी है। बट क्या होता है, जैसे हम जो हमारी फर्मी मीटर होता है, फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15, है ना। 1 मीटर का 10⁻15 टाइम्स करना है आपको, तो जो एक छोटा सा पार्ट होगा वो फर्मीमीटर कहलाएगा। तो जो फर्मीमीटर होता है वहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन वो शॉर्ट रेंज होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है। अगर उससे ज्यादा अगर आप जाते तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाता है। अच्छा न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, जो जैसे न्यूट्रॉन हुआ और प्रोटॉन हुआ, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। वो दोनों एक फोर्स के द्वारा बाइंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। जैसे हमारी जो रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर से, या हम उसको बोल सकते हैं फर्मी मीटर से कम होने लगती है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब भी काम कर रहा होता है। तो आप लिख सकते हो क्या, दैट इट इज एप्लीकेबल, इट इज वैलिड भी लिख सकते हैं, इसको ऐसी बात नहीं है। इट इज एप्लीकेबल अप टू फर्मीमीटर, या उसको लिख सकते हैं 10⁻⁻, चलो मैं पहले लिखता हूं, अप टू फर्मीमीटर लिख देता हूं पहले, अप टू फर्मीमीटर, और ब्रैकेट में लिख देना 10⁻⁻15 मीटर।
तो क्या वहां पे खत्म हो जाता है? तो वहां पे खत्म नहीं होता हमारा फोर्स, क्या होता है वहां पे न्यूक्लियर फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है, और न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। दैट्स व्हाई हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काम नहीं कर रहा है, बट वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल अप टू फर्मी मीटर। ओके, तो ये हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसा होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भैया हम बहुत सारे चार्जेस ले आते हैं, मल्टीपल चार्जेस लेके आते हैं, तो कौन किसके ऊपर फोर्स लगाएगा और कैसे लगाएगा, है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आपने एग्जाम बोर्ड में देखे होंगे 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, तीसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उसे कहां पर रखें सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उस तरह भी क्वेश्चन। बिल्कुल अपन सेकंड पार्ट में वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट। इस वीडियो को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना, फर्स्ट पार्ट में पूरा कंसेप्ट, सेकंड पार्ट में अपने न्यूमेरिकल्स या जो भी बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अच्छा ये लिख लिया ना आपने, नोट कर लेना इसको बड़ी वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, चलो हाँ जी, तो अब आप अपने ब्लैक पेन से अच्छे से हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? तो हेडिंग डालिए फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आराम से रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको रेगुलर वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एक छोटी सी बात है बस, और कुछ है ही नहीं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अब भैया बहुत सारे चार्जेस ले लिए हमने, उनके पीछे फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं सर, इतना समझा दिया आपने, इतना भी कर लेंगे। तो अगर मान लो हमने एक चार्ज ले लिया यहाँ पे, दैट इज Q1, ये चार्ज ले लिया मान लो हमने Q2, सपोज यहाँ पे हमने चार्ज ले लिया Q3, सपोज बहुत सारे चार्जेस हैं, अपन मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है Q1, तो Q2 Q1 में फोर्स लगा रहा होगा इधर इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q1 दैट इज 1 ड्यू टू 2, ये हो जाएगा। N लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू N। Q3 लगा रहा होगा, दैट इज मान लो इधर लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अपन मान लेते हैं हम चार्जेस निकालना है Q1 पे, हम पहले Q1 पे देखते हैं कि Q1 पे कितना फोर्स लगने वाला है टोटल। ठीक है, ओके, सो यू कैन सी हियर Q1 पर कितने चार्जेस फोर्स लग रहे हैं, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 भी होगा, Q5 भी होगा, Q6 भी होगा। हमने उनको गायब करके डायरेक्ट लिख दिया Qn, तो हम वो लिख सकते हैं देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q1। अच्छा, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ा सा स्लो लग रही हो ना, तो आप वीडियो का स्पीड जो होता है ना 1.25, 1.5 या 2, उसको 2 टाइम्स करके देख लीजिएगा। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q1 कितना हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू, या F लेते हैं अपन, वेक्टर का ही नहीं लिया ना अपन ने, F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस बहुत सारे आएंगे, F14 आएगा, F15 आएगा, बट सर आपने यहाँ तो शो ही नहीं किया है, तो हमने ना वो गायब कर दिया बच्चों। ठीक है, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे आएंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया n, तो इसमें लिख देंगे F1n। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखना, आप लोग नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो बच्चों हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी में 1/4πε0 आएगा, इसलिए हमने 1/4πε0 को ले लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2, तो चार्ज कौन से हैं, Q1 Q2 लिख लेते हैं, अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस किसके बीच में, 1 और 2 के बीच की, तो R12 लिख लिया हमने। क्लियर, प्लस लगा है क्योंकि हम नेट फोर्स निकाला तो ऐड होगा, 13 लिखा है, इट मींस Q1 पे लगा रहे हैं हम किसके द्वारा, Q3 के द्वारा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R13, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो ऐसे, ये डिस्टेंस R12 हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपन ने R13 मान लिया और ये डिस्टेंस अपन ने R1n मान लिया। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस Q1 Qn, आप आगे ही लिखना, मैं वहां पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा R1n, ये आ जाएगा। बस
यही फोर्स हो गया। अब इसको आई के फॉर्म में लिखना है, समीशन के फॉर्म में लिखना है तो वो अपन लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना फॉर्मूला यहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आई के फॉर्म में लिख दें, चलो ये लिख देते हैं आई के फॉर्म में। आई एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 बाहर। अच्छा देखो इसमें Q1 सब में बाहर आ रहा है, इसलिए अपन Q1 को भी बाहर ले लेते हैं। ठीक है, फिर समीशन y, समीशन y है, y समीशन, वाह क्या इंग्लिश है। समीशन इसलिए वो प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, दैट्स वाई समीशन का साइन लगाया। i इक्वल टू 1 से n तक, i इक्वल टू 1 से n तक, 1n से क्या, देखो यहाँ पे Q1 आ रहा था, 1 से नहीं 2 से, सॉरी Q1 तो हमने बाहर ले लिया ना, Q1 को तो हम लेंगे नहीं, हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, Q2 से। ये Q1 तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या है Q2 है, तो इसको हमने I मान लिया, QI अपॉन R1I, ये हो गया सिंपल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे समझो, देखो QI, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा Q2, ओके, यहाँ पे I की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा R12, फिर समीशन का साइन लगा इसलिए प्लस आ जाएगा, I की वैल्यू 2 के बाद क्या जाएगा 3 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q3 अपॉन में हो जाएगा R13, 4 जाएगा तो Q4 अपॉन R14, समझ में आया ना, बस ये हमारा आंसर। गॉट इट, छोटा सा था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, अच्छा तो एक मैं आपको ना इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, या यूं समझो कि इंपॉर्टेंट काम की चीज है ना, तो अपन एक इंपॉर्टेंट स्टेप देख लेते हैं, या इंपॉर्टेंट ट्रिक टाइप समझ लो आप, वो देख लेते हैं अपन, है ना। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि दो चार्जेस हैं, तीसरे चार्ज को हम लेके आएंगे, सो दैट ऐसे कई जगह बताओ जहां पे मैं थर्ड चार्ज को रखूं, सो दैट हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, ऐसा कुछ आपको करना होता है। तो वो कैसे करेंगे अपन, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना। हम अगर मान लो हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच में रखना है या आसपास कहीं रखना है किसी तीसरे चार्ज को, मान लो Q3 को, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ता है कि Q1 Q2 का मल्टीप्लाई कैसे, 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है। अच्छा 0 से ग्रेटर कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव निगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। 0 से छोटा कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो जब दोनों ही हमारे क्या है, पॉजिटिव है या दोनों ही हमारे नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। तो इस कंडीशन में जो हम थर्ड चार्ज को रखेंगे ना, Q3 को रखेंगे, इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला लिख लो, क्वेश्चन करना है करेंगे अपन। x1 इज इक्वल्स टू, ये अपन ने मान लिया r उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है, अपॉन अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 प्लस 1, अंडर रूट कुछ हो, देन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, मतलब जो चार्ज है x1 मान लेते हैं इसको, है ना, x1 मतलब थर्ड चार्ज की डिस्टेंस फ्रॉम Q1, वो हो जाएगा r है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, अपॉन अंडर रूट Q1 अपॉन Q2, सिर्फ अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 पे ही लगाना है, और प्लस 1 को अंडर रूट के से बाहर रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। इसमें क्या है, आप r पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, x1 क्या है तो यहां लिख लेते हैं, x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ Q3 जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ Q3 कहां से, फ्रॉम Q1 से कहां पर रखेंगे वो है, ओके। और क्या लिखना है इसके अंदर, हाँ इसमें जो चार्ज Q3 होगा लाई बिटवीन, वो दोनों के बीच में होगा, मतलब बीच में कहीं, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम मिड पॉइंट पे होगा, उन दोनों के लाइन के बीच में होगा, Q1 एंड Q2, बिटवीन Q1 एंड Q2, ऐसा मतलब ऐसा, अगर Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है तो Q3 हो सकता है इधर हो, या हो सकता है Q3 कहीं यहाँ पे, दोनों के बीच में जो लाइन आ रही ना, उनके कहीं बीच पर हो, ठीक है। कब होगा बीच में कब होगा, जब हमारे चार्जेस या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब दूसरा देखते हैं अपन,
दूसरा पॉइंट, जब हमारे एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इट मीन्स Q1 Q2 क्या है, लेस देन 0 है। जब Q1 Q2 लेस देन 0 होते हैं ना, तो जो चार्ज होगा वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 वही सेम डिस्टेंस ऑफ Q3 फ्रॉम Q1, वो आ जाएगा R अपॉन अंडर रूट, अगेन सेम Q1 अपॉन Q2, बट यहाँ पे -1 करना, ठीक है। क्या करना होता है, -1 करना, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा। गॉट इट। तो ये यहाँ पर हमने अपना जो कंसेप्ट वाला काम था वो पूरा कवर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया आज, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है ना, पॉजिटिव रिपल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, वहां से स्टार्ट हुआ था, कूलम्ब्स ने दिया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो भी हमने देख लिया था, उससे रिलेटेड का जो न्यूमेरिकल भी कर लिया था हमने ये भी देख लिया ये मल्टीपल चार्जेस में फोर्स क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये ना, और ये भी हमने देख लिया। तो ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे।